पूर्णिमा की वह भयानक रात गुजर चुकी थी। सूरज की नरम किरणें अब मायावन जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर धरती को रोशन कर रही थी। काली रात के बाद कनकपुर गांव जाग चुका था, पर हवा में अब भी डर और बेचैनी तैर रही थी। हर किसी के दिल और दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, आज किसका शिकार हुआ होगा। इस सवाल ने पूरे गांव की रूह को हिला दिया था। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। अरे राम, मेरा अमर, मेरे पति। वो चीख शकुंतला की थी, अमर की माँ और आलोकनाथ की पत्नी। गांव वाले घबराकर तुरंत उसके घर की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर सबकी सांसें थम गईं। शकुंतला जमीन पर बैठी थी, आंखों में डर, चेहरे पर आंसू और हाथ कांप रहे थे। वो बस यही कहे जा रही थी, कल से आलोकनाथ और अमर घर नहीं लौटे। यह सुनते ही गांव वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। जिस डर की चर्चा गांव में सालों से होती आई थी, वह अब हकीकत बनता नजर आ रहा था। तभी गांव के मुखिया मिथिलेश बाबू ने स्थिति संभाली। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और शांत स्वर में कहा, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वह था हरिया, गांव का किसान। उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, मुखिया जी, मैंने आज सुबह मृणाल घाट पर कुछ देखा था, पर डर के मारे मैं वहां जा नहीं पाया। मिथिलेश बाबू ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा। क्या देखा था हरिया? हरिया बोला, बस इतना कि वहां नदी के किनारे कुछ गिरा पड़ा था, मगर कोहरा इतना घना था कि साफ साफ देख नहीं पाया। गांव वालों में हलचल मच गई। मृणाल घाट वह जगह जहां से कौमुदी नदी गुजरती थी और वहीं से मायावन जंगल की शुरुआत होती थी। कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा की रात मृणाल किसी का शिकार करती थी तो उसकी लाश हमेशा मृणाल घाट पर ही मिला करती थी। और आज की रात शायद वही हुआ था। वो फिर लौट आई थी। मृणाल की दहशत ने कनकपुर में दस्तक दी थी। वो सिलसिला जो पिछले 30 सालों से थम गया था, वो फिर से शुरू हो गया था। मिथिलेश बाबू और गांव वाले सब एक साथ इकट्ठा होकर मृणाल घाट की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे घाट के पास जा रहे थे, सभी के दिलों में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। हवा भारी लग रही थी और सन्नाटा कानों में चुभ रहा था। घाट पर कुछ गिरा पड़ा दिखाई दे रहा था। गांव वाले धीरे धीरे उस ओर बढ़े और जब वे पास पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा, गांव वालों के होश उड़ गए। मृणाल घाट पर आलोकनाथ की लाश पड़ी थी, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लाश में अब मांस नहीं था, मानो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा रक्त चूस लिया हो। और सबसे भयावह बात यह थी कि किसी ने आलोकनाथ की जीभ तक निकाल ली थी। वो मंजर इतना डरावना था कि कई गांव वाले वहां से मुंह फेरकर दूर हट गए। कुछ तो कांपते हुए बोले, हे भगवान, ये क्या हुआ उसके साथ? मिथिलेश बाबू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनको पता चल चुका था कि यह मृणाल का किया हुआ शिकार था। अचानक से मिथिलेश बाबू को याद आया कि रात को तो आलोकनाथ अमर के साथ ही निकला था, लेकिन चारों ओर देखने पर अमर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वालों ने घबराकर अमर को ढूंढना शुरू किया। घाट के चारों ओर, झाड़ियों के पीछे, पानी के किनारे तक सब खोजा गया, पर अमर का कहीं कोई पता नहीं चला। तभी हरिया बोला, मुझे लगता है अमर अब भी जिंदा है, क्योंकि मृणाल तो एक ही शिकार करती है और उसका शिकार तो आलोकनाथ हो चुका है। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर और उम्मीद दोनों की छाया उनके चेहरों पर साफ साफ झलक रही थी। मिथिलेश बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, कुछ लोग यहीं घाट पर रुको, बाकी मेरे साथ चलो, हमें अमर को खोजना होगा। वे कुछ लोगों को साथ लेकर मायावन जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रहे थे, उनकी सांसें तेज हो रही थीं। पेड़ों के बीच फैली ठंडी हवा में एक भय की गंध घुली हुई थी।
हर कदम के साथ पत्तियां चरमरा रही थीं और वो चरमराहट इस सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। फिर अचानक गांव वालों में से एक आदमी की नजर एक जगह पर पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, वो वहां कुछ पड़ा है। सब लोग उस दिशा में आगे बढ़ने लगे और जब वे पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक छोटा सा लड़का जमीन पर पड़ा था। मुंह पर मिट्टी जमी थी, कपड़े फटे हुए थे, पर उसकी सांसें चल रही थीं। वो कोई और नहीं, अमर था। मिथिलेश बाबू घुटनों के बल अमर के पास बैठ गए, उसके चेहरे पर हाथ रखा और कांपती आवाज में बोले, बेटा आंखें खोलो। लेकिन अमर तो बेहोश था और उसके शरीर से कमल की हल्की सी महक आ रही थी। वही महक जो हमेशा मृणाल के आने की निशानी मानी जाती थी। मिथिलेश बाबू ने गांव वालों की मदद से अमर को उठाया और उसे गोद में लेकर घर की ओर चल पड़े। दूसरी ओर कुछ गांव वाले अब भी घाट पर खड़े थे, वहीं जहां आलोकनाथ का मृत शरीर पड़ा हुआ था। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर चर्चा के बाद सबने मिलजुल कर यह तय किया कि आलोकनाथ के शरीर को गांव वापस ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाए। पर जैसे ही वे लोग आलोकनाथ के शरीर की ओर बढ़े, उन्हें अजीब सी महक आने लगी। वो महक कमल के फूलों जैसी नहीं थी, मानो कहीं मांस जल रहा हो वैसी महक थी। देखते ही देखते वह महक और तेज होती गई। तभी अचानक गोमती नदी के पानी में से एक काला साया धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। गांव वाले फटी हुई आंखों से उस नजारे को देख रहे थे, मानो उनके शरीर की सारी शक्ति किसी ने खींच ली हो। वह काला साया धीरे धीरे आलोकनाथ के मृत शरीर की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे गांव वालों की हालत खराब हो गई और वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कुछ ही पलों में वह साया आलोकनाथ के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने आलोकनाथ के शरीर के चारों ओर गोल गोल घेरा बनाना शुरू किया। घेरा इतना गाढ़ा, इतना गहरा होता गया कि आलोकनाथ का शरीर पूरी तरह नजर से ओझल हो गया। कुछ ही देर में वह काला घेरा हवा में विलीन हो गया, जिसके साथ साथ आलोकनाथ का शरीर भी गायब हो गया। गांव वालों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, मानो किसी ने उनकी जुबान छीन ली हो। डर के मारे वे सब जान बचाकर गांव की ओर भागने लगे। थोड़ी देर में सब लोग गांव में पहुंच गए। उधर मिथिलेश बाबू भी अमर को लेकर गांव में पहुंच चुके थे। अमर अब भी अपनी मां शकुंतला की गोद में बेहोश पड़ा था। गांव वालों ने हांफते हुए मिथिलेश बाबू को घाट पर हुई पूरी घटना सुनाई। यह सुनकर मिथिलेश बाबू स्तब्ध रह गए। उन्हें तो मृणाल के बारे में मालूम था, जो अपने शिकार के बाद शव को घाट पर ही छोड़ देती थी। पर यह पहली बार हुआ था कि कोई काला साया मृत शरीर को अपने साथ ले गया था। गांव की हवा अब भारी लगने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य संकट उनके ऊपर मंडरा रहा हो। लोगों की आंखों में भय और डरावने भविष्य की छाया थी। उस रात कनकपुर की हवाएं कुछ और ही कह रही थीं, जैसे किसी नए अभिशाप की शुरुआत होने वाली थी।